नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, विजय शाह जिस तरीके से बता रहे थे कि आतंकियों के बहन को ही भेज करके और उनसे बदला ले लिया, मोदी जी ने उनको बदला लेने के लिए आतंकियों की बहन को भेज दिया कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, कोर्ट में मामला गया, मामले में अब ये चीजें चल रही थी, अगली सुनवाई की डेट पड़ गई है, लेकिन उसके पहले जबरदस्त रूप से फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी है। क्या माना जाए कि एक बड़ा फैसला आएगा देश के सामने से, जो देश की बेटियों को अपमानित करने का काम जिस तरीके से भाजपा के मंत्री ने किया, फिर उसके बाद उसी पार्टी के उसी राज्य का उप मुख्यमंत्री सेना के को अपमानित करता है। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके साथ एक कहीं ना कहीं सकारात्मक संदेश भी देने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, इससे पहले का जो पूरा घटनाक्रम है, चाहे वो कुंवर विजय शाह का मामला हो, चाहे डिप्टी सीएम का मामला हो, एक चीज तो बड़ी साफ है कि इन दोनों ही मामलों में आप क्या जांच कराएंगे। जो कुछ है सबके सारे खुले मैदान के अंदर हुआ है, भरी सभा के अंदर हुआ है, और हर शब्द का, हर कॉमा फुल स्टॉप का, हर भाव भंगिमा का वीडियो का बाकायदा शूट है। तो इसके बाद जांच कराने की मुझे तो लगता नहीं कोई जरूरत होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से पहले हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, जिस तरह की टिप्पणियां की, उसके बावजूद भी जिस तरीके का हल्का केस दर्ज हुआ और मंत्री भागे भागे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज कायदे से उनको ना केवल लताड़ लगाई है बल्कि एक एसआईटी बनाई है, और तीनों के तीनों अधिकारी जो है उसमें आईपीएस रैंक के अधिकारी, उनको कहा कि तीनों मध्य प्रदेश से बाहर के हो, मध्य प्रदेश से बाहर के हों, एक महिला अधिकारी हो एसआईटी के अंदर, और एक अधिकारी आईजी या डीजीपी के रैंक का हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ब्रॉडली किया है। प्लस ये कहा है कि भाई हम जो है इसको डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर नहीं करेंगे, लेकिन इसकी रिपोर्ट हमारे पास पेश की जाए फर्स्ट वीक ऑफ वेकेशंस के अंदर, क्योंकि अगले महीने आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां होने वाली है। लेकिन ओवरऑल जो अगर आप कुल मिला के बात देखें, इसमें जांच से बड़ा ज्यादा विषय, जैसा आपने इशारा किया, सबसे बड़ा इशू एक नैतिकता का है। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये तीनों इस देश के अंदर पिछले 12 साल से किस चीज की राजनीति कर रहे हैं? राष्ट्रवाद, सेना प्रेम, इसके अलावा तो तीसरा कोई एजेंडा है नहीं। उसके बावजूद दोनों के दोनों लोगों ने जिस तरीके से भारतीय सेना की बहादुर बेटी सोफिया कुरैशी, उनको आतंकियों की बहन कह देना भरी सभा के अंदर, ये कोई छोटी बात मानते हैं आपके? ये मानसिकता है खास तरह की, जो आपको बचपन से सिखाया गया है, जो आपके अंदर चाल चरित्र और चेहरा है, जो आपके संस्कार है। तो उसके बाद अगर मेरे से व्यक्तिगत राय पूछेंगे आप, तो मेरा अगर मैं होता तो सबसे पहले इस व्यक्ति को बर्खास्त करता मंत्रिमंडल से, पहली बात। और दूसरी बात जो है, उसके ऊपर जो भी सख्त से सख्त धाराएं जो सुप्रीम हाईकोर्ट ने कही थी 14 तारीख के आदेश में, फिर 15 तारीख के आदेश में, हाईकोर्ट ने आपको पता है स्वतः संज्ञान लिया, सेल्फ कॉग्निजेंस लिया, और उसके बाद जब केस ढंग से दर्ज नहीं हुआ तो 15 को फिर उन्होंने कहा और अच्छी झाड़ लगाई। आज जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह थे, उन्होंने इनको कायदे से हड़काया है।
कि आपकी जो भाषा है, जो ये मगरमच्छी आंसू है, इस माफी का कोई मतलब नहीं है, आप बच के निकलना चाहते हैं, ये वो सारी बात। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि पहली बात, उन्होंने आज सारी बातें पूछी हैं कहने को कि भाई अब तक एसएचओ ने क्या किया, क्या जांच हुई, किस लेवल पे ये केस पहुंचा, सब कुछ पूछा, लेकिन अल्टीमेटली गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। तो जब गिरफ्तारी पर रोक लगी तो यही तो वो चाह रहे थे कि हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया सुओ मोटो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से अगर उनको जमानत, उस पर गिरफ्तारी पर रोक लगी तो होती रहेगी जांच, क्या फर्क पड़ता है, अगला तो अपने मंत्री के पद पर बरकरार है ना। इसी तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो कहा कि सेना और पूरा देश मोदी जी के चरणों में, तो मोदी जी इस देश में शहंशाह है क्या, या वो लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं? तो चरणों में कौन होता है, कैसे होता है? ये दोनों ही व्यक्ति आज भी अपने पद पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को शायद ना पता लगाओ, यही हो सकता है कि प्रधानमंत्री को ना पता लगाओ, वरना तो वो राष्ट्रवाद के मामले में छोड़ते नहीं इनको, या आरएसएस को ना पता लगाओ, ये भी हो सकता है। मैं और आप ऐसे ही फजूल में बात कर रहे हो, या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही कॉग्निजेंस ले लिया हो। ये पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है उस पर कहीं ना कहीं एक सीवियर इंडाइक्टमेंट है। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का आपने केस देखा, राई के अंदर किस आफत के तहत, आप उस पूरी फेसबुक पोस्ट को पढ़िए विदाउट, क्योंकि अब वो मामला सबजुडिस है, उस पर विदाउट कमेंटिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, उसको और जो इन दोनों ने किया है, डिप्टी सीएम ने और विजय शाह ने, इन तीनों को कंपेयर कर लीजिए आप। क्या इस देश में दो तरह के शासन है क्या, कि एक प्रोफेसर महमूदाबाद इसलिए कि वो एक पर्टिकुलर संप्रदाय से आते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस कमिश्नर को रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाएगा? वो एक खास तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है, और इन दोनों का कुछ नहीं होगा। हाईकोर्ट का जज ये कहता है कि आप आज ही मुकदमा दर्ज कीजिए, और कैसा मुकदमा दर्ज होता है सारे देश ने देख लिया, और इस प्रोफेसर के खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी आपने देख लिया होगा। तो बेसिकली इस देश के अंदर दो तरह का विधान लागू कर दिया है इन्होंने अपनी तरफ से। सुप्रीम कोर्ट, आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह करके एक सेना की सर्विंग कर्नल को आतंकियों की बहन बता करके भी अपने पद पर बना हुआ है, गिरफ्तारी से बाहर है, उसका क्या कर लोगे आप? तो और लोगों को तो इससे प्रोत्साहन मिलेगा या वो उनको रोका जाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि जो ओवरऑल पूरे का पूरा सिस्टम है उसके लूप होल्स के फायदे। नहीं तो ये होना चाहिए था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश किया, उसी दिन इस आदमी को बर्खास्त किया जाता, उसके बाद ये माफीनामे के ड्रामे पे चल पड़े। तो प्रोफेसर ने तो ऐसी कोई बात भी नहीं कही, उसको अंदर दे दिया, ये दोनों बाहर घूम रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। पॉलिटिकल लाइफ में हो आप मोदी जी के अपॉइंटी हो सारे के सारे, पूरी भाजपा में जितने मंत्री मुख्यमंत्री जो कुछ भी है वो मोदी जी के नाम पे नौकरी करते हैं। यही तो ताकत है, यही तो ताकत है कि सब लोग मोदी जी के अपॉइंटी हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों देंगे इस्तीफा, कब दिया इन्होंने? अजय मिश्रा टेनी जो थे वहां लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उनका लड़का गायब हो गया, क्या हटाया गया था उनको गृह राज्य मंत्री से? क्यों मांगा जाए इस्तीफा? पुलवामा का हमला हो गया, किसी ने इस्तीफा दिया? पहलगाम में हमला हुआ, किसी ने इस्तीफा दिया? गृह मंत्रालय से किसी ने सवाल किया? कोई भाजपा का नेता आज तक ये बोला? और अगर कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर के जिस तरीके का बयान इस नेता ने दिया, इस मंत्री ने दिया, और डीसीएम ने जिस तरीके का बयान सेना को लेकर के दिया, तो क्या हो गया? मोदी जी से ऊपर है क्या ये सारी चीजें? नहीं, लेकिन मोदी जी को एक चीज तो माननी ही पड़ेगी ना, कि जो अब वो अपने ब्रांड एम्बेसडर को पूरी दुनिया में भेज रहे हैं ऑल पार्टी डेलीगेशन के नाम पर, वो जाकर के क्या मुंह दिखाएंगे वहां कि आपके देश के अंदर एक ही मामले के ऊपर दो तरह के स्टैंडर्ड्स है। एक प्रोफेसर, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर बिरादरी से आता है, उसको आपने अंदर कर दिया, और जो आपकी पार्टी के मंत्री और डिप्टी सीएम है उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ये तो एक मिसप्लेस्ड प्रायोरिटी की सरकार होगी ना जी, कि अपनी पार्टी के लोग कोई भी बकवास करें, कितने ही घटिया स्तर तक उतरे हैं, उनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उनको अगर हाईकोर्ट कहेगा सुओ मोटो लेके, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन एक जो आम प्रोफेसर है, जो देश की एकजुटता की बात ब्रॉडली उसने की है, बाकी सारी चीजें तो अब सब्सिडीज ने, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, उसके बावजूद वो तो अंदर है और ये बाहर आनंद में, सत्ता के अंदर सत्ता का आनंद भोग रहे हैं। और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारों में कही कि सरकार ने अभी तक कार्रवाई क्या की, एसएचओ ने अभी तक जो है अपने कौन कौन से देखा कि अपराध किस धारा के अंदर बनता है, उस केस का स्टेटस क्या है। सरकार को भी अब तक कुछ करना चाहिए था, लेकिन फिर वही बात है कि कहने से कुछ नहीं होगा ना, ऑर्डर करना पड़ेगा आपको। अभी ये भी जो जांच थी एसआईटी की, मैं तो ये समझ रहा, इसमें एसआईटी की जांच का क्या मतलब है? जो कुछ है वीडियो पे, आप वीडियो देख लीजिए एक बार, वीडियो देखते ही समझ में आ जाएगा कि इनकी मानसिकता क्या है, ये किस संदर्भ में कह रहे थे, इनका राष्ट्रवाद क्या है, इनका सेना प्रेम क्या है। पूरे का पूरा इनको कॉल करना चाहिए था कि व्हाट इज दिस इट इज गोइंग ऑन, बताइए आप। उसकी बजाय जिस तरीके का पूरा एक जो लीगल वो फ्रेमवर्क है उसका लाभ उठा करके, इसका मतलब ये होगा कि ताकतवर की सब कुछ है, गरीब का कुछ नहीं है। प्रोफेसर को तो घर से उठा लाए, महिला आयोग भी पहुंच गया। ये महिला आयोग हरियाणा का तब कहां था जब वो
हिमांशी नरवाल के साथ जो कुछ हुआ 2 दिन तक, तब राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कर रहा था? एक ट्वीट करके छोड़ दिया, और उसकी भी ओपनिंग सेंटेंस क्या था? धर्म पूछ के मारा। यही था ना, प्रधानमंत्री भी ओपनिंग में धर्म पूछ के ही मारा कह रहे थे राष्ट्र के नाम संदेश में। हिमांशी नरवाल भी तो किसी की बेटी थी, तब ये महिला आयोग की रेणु भाटिया कहाँ गई हुई थी? कोई पूछ ले उनसे। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि गलत जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश के फॉरेन सेक्रेटरी की ट्रोलिंग हुई, तब उनकी बेटी नहीं थी क्या? वो फॉरेन सेक्रेटरी की भी तो बेटी थी, वो अपना आधिकारिक काम कर रहे थे, मोदी जी के प्रतिनिधि थे वो, मोदी जी जो फैसले कर रहे थे वही देश को बता रहे थे। उनकी बेटी की भी ट्रोलिंग हुई, तब राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ गया था? तब देश के विदेश मंत्री कहाँ गए थे? तब देश का सारा लीडरशिप कहाँ गया था कि आप फॉरेन सेक्रेटरी की बेटी और उसके परिवार को ट्रोल कैसे कर सकते? तो ये जो चीज आप बना रहे हो ना, मैं फिर वही बात कर रहा हूं आपको, ये भस्मासुर पैदा कर रहे हैं आप। ये चीजें कहीं जाएंगी नहीं। अगर एक मंत्री और एक डिप्टी सीएम की अगर आप बलि ले लेते, उसको पद से बर्खास्त कर देते, तो पूरे देश के अंदर एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाता, और उससे मोदी जी जितने भी मार्केटिंग करा लें, जितने भी विज्ञापनबाजी करा लें, उससे उनके कद में ज्यादा बढ़ोतरी होती। मान के चलिए कि लोग ये समझते कि मोदी जी का राष्ट्रवाद सच्चा है, वो बहन बेटियों के मान सम्मान की वो करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय की हो। वो तो उन्होंने नहीं किया। अकेले सेना का राष्ट्रवाद, अकेला ये, अकेला देश प्रेम, और जो एक्शन के नाम पर कुछ नहीं। तो इसको सोच लीजिए आप क्या है। बेसिकली क्या है, महिला आयोग चाहे हरियाणा का हो चाहे देश का हो, बेटियां तो सब है ना। हिमांशी नरवाल भी तो बेटी है, हरियाणा की बेटी, हरियाणा की बहू है वो, और जो रेणु भाटिया जी वो भी फरीदाबाद की है। सर, प्रधानमंत्री जी के आवास से चंद कदम की दूरी पर देश को तमाम तरीके के मेडल ला करके देने वाली बेटियां बैठी थीं, क्या वो देश की बेटी नहीं थी? उस समय क्या प्रधानमंत्री जी ने बोला था? आज बोलने की उम्मीद उनसे की जाए। आपने डेलीगेशन की बात की कि डेलीगेशन क्या मुंह दिखाएगा। सर, ये सवाल कहीं उससे बड़ा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले 11 सालों में पूरी दुनिया के 90 से ज्यादा यात्राएं कर डाली और दुनिया नाप लिए, तो क्या हासिल किया उन्होंने जब ऐसी परिस्थिति में उनके साथ कोई देश आकर के खड़ा नहीं हुआ? पाकिस्तान के साथ 2 देश खुल करके खड़े हो गए, भारत के साथ कोई खुल करके खड़ा नहीं हुआ। आज अपनी वाहवाही में बेशर्मी के साथ आप जो कुछ भी कहते रहिए। तो डेलीगेशन कुछ भी करके आए, क्या हासिल करके क्या आएगा, क्या नहीं करके आएगा, उसमें मुंह दिखाने की बात क्या? जब मोदी जी के खुद के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और मोदी जी तो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। नहीं रामप्रकाश जी, एक होता है सेल्फ ऑब्सेशन और एक होता है पब्लिक परसेप्शन। पब्लिक में 2 तरह के वर्ग आपने क्रिएट कर दिए, एक भक्त मंडली, एक सवाल करने वाली। लेकिन इंटरनेशनली जब आप लोग जाएंगे बाहर, वो लोग ये तो पूछेंगे ना आपसे कि जो पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, आतंक का सब पूरी दुनिया विरोध करती है, निंदा करती है, कोई शक नहीं है। लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि पहलगाम में सुरक्षा क्यों नहीं थी? ये सवाल पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि वहां पर जो कुछ हुआ वो आतंकवादी कहाँ है अब तक? वो हमारी उन पर कैपेबिलिटीज में सवाल नहीं उठेगा क्या? वो वहां तक पहुंच कैसे गए? वो वहां से बच के कैसे निकल गए? और ये भी पूछा जाएगा, भारत में तो पूछा ही जा रहा है कि भाई आप जब सारा सब कुछ जीत ही गए थे, ऑपरेशन सिंदूर बहुत शानदार सब कुछ हो गया था, तो आपने ट्रंप के व्यापार युद्ध की धमकी के आगे सरेंडर किया या नहीं किया? इसका क्या जवाब है आपके पास? क्यों किया आपने? देश आपसे पूछ रहा था, आप बता दीजिए ना। एक राष्ट्र के नाम संदेश उसी दिन कर देना चाहिए था, उसी दिन बताते कि हमने अपने जो एम्स थे, जो गोल्स थे, हमने अचीव कर लिए, इसलिए हमने बंद। लेकिन ट्रंप ने पहले ही उसको प्रीएम्प्ट कर दिया, कहा कि मैंने करवाया है। उसका विरोध कोई नहीं कर पाता। सरे आम वो आदमी 7 दिन में 6 बार कह चुका सारी बात, और आप अपनी मार्केटिंग में लगे हुए। आप रेलवे की टिकट देखिए जरा निकाल करके, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाइए, पूरे का पूरा कैंपेन प्लान कर दिया गया है। आप कहते रहिए कुछ भी देश में, भाई डेलीगेशन वगैरह दुनिया को दिखाने के लिए, यहाँ पर तो मार्केटिंग होनी है ना। मार्केटिंग का आंदोलन शुरू हो चुका है। मैंने आपको जिस दिन वो गए थे वहां पर आदमपुर में, मैंने उस दिन आपको कहा था, वो वापस नहीं लौटे, तब से पहले हमने शो किया था, मैंने कहा था आपको कि मोदी जी ने अपनी शूटिंग शुरू कर दी है और वो सारा देश देख रहा है। तो दुनिया क्या सोचती रहे, उनको फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में डंका बज रहा था तो भी किसी को कुछ नहीं पता था। उस डंके ने क्या लंका लगाई वो पता लग गया सारे देश को। और पाकिस्तान के साथ, माफ कीजिएगा, 2 देश नहीं थे, 3 थे। चाइना था, उसके बाद अपना टर्की था और अजरबैजान था, और आपके सामने आपके साथ इजराइल था। उसने भी कहीं ना कहीं एक शब्द कहा कि डीएस्केलेशन करना चाहिए। और तालिबान, जिसके साथ आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है, वो देश था, वो लोग थे जो अफगानिस्तान के ऊपर शासन कर रहे। उस सरकार को आपने ऑफिशियल रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रखा। तो ये आपका डंका बजा था पूरी दुनिया के अंदर, जो दुनिया ने देखा। सर, डंके का ढोल तो तब फट जाता है जब आपके साथ कोई खड़ा हो, कोई नहीं खड़ा, वो तो सब एक किनारे।
जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहने वाला देश था रूस, अगर वो खुल करके खड़ा नहीं हुआ आपके साथ, तो क्या इससे भी बड़ी कुछ और बाकी रह जाती है बेइज्जती, या इससे बड़ी कोई और फेल्योर, कोई और मतलब इससे ज्यादा खराब डिप्लोमेसी कुछ बाकी रह जाती है? राम प्रकाश जी, इसको आप मोदी जी की नजरों से देखिए, आप इसको बौद्धिक दृष्टि से मत देखिए। आप जिंदगी में अगर कुछ अर्जित करने में सक्षम नहीं है, तो जो आपके बुजुर्गों ने कमाया है उसको गंवा तो सकते हैं ना। तो रशिया के साथ जो भारत के संबंध थे वो टाइम टेस्टेड थे, और कई दशकों से, 2-3 पीढ़ियों से तो हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से वो हर बात पर यूएन से लेकर के हर जगह पे हमारी बिल्कुल शील्ड की तरह आता था। तो आप उसको अर्जित तो नहीं कर पाए कोई नया, जो आपका पहले से अर्जित था उसको गंवा तो दिया आपने। और वो किस लिए गंवा दिया? कि उधर रशिया में जाके खड़े हो गए, उसके कुछ दिन बाद जाके यूक्रेन में खड़े हो गए, रशिया में आपदा में अवसर कर लिया, उनसे 30% सस्ता तेल दिलवा दिया दोस्तों को, उन्होंने देश में रिफाइन किया और जाके यूरोप में बेच दिया, जो यूरोप डायरेक्ट तेल ही लेता था उनसे। ये डिप्लोमेसी होती है क्या? और उसको फिर जस्टिफाई करते हैं श्रीमान जयशंकर जी कि हर देश अपने हितों में सोचता है। तो सोच लीजिए अपने हितों में, वो भी अपने हितों में सोच रहे हैं। जो इस पूरी डिप्लोमेसी का जो फलूदा करके रख दिया इन लोगों ने, बिल्कुल विशुद्ध झूठ और मक्कारी के दिन पर, और कुछ नहीं। मैं आपको लगातार कहता आया हूं एक बात, कि ये ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स ये फॉरेन पॉलिसी में नहीं चलती। ये मुट्ठी कभी ना कभी खुलनी ही थी, ये अब खुल गई। अब कौन सा ये जाग जाएंगे? अब भी ये डंका ही बजाना है इन्होंने। क्यों? आप 2 दिन से सोशल मीडिया देखिए, प्रधानमंत्री जी के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स के साथ। वो जो कुछ बात करते हैं अंग्रेजी में, किसी को समझ में आ रहा है क्या? लोग पूछते हैं कि भाई वो क्या बोल रही है, और उसके बावजूद भी डंका बज रहा था। ये सारी चीज तो अब खुल रही है ना सामने। अभी भी अवसर है कि चेत जाए, अभी भी अवसर है जाग जाए। सेना ने जो कुछ किया धरा था इस पूरे में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, सर जाग तो गई है, जाग तो गई है सरकार। सेना ने क्या किया क्या नहीं किया उसको किनारे रखा जाए। ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर के डेलीगेशन बनाया गया, देश की सियासत से लेकर के और दुनिया तक साधने की कोशिश की जा रही है। अब इससे भी आगे बढ़ करके उजड़े सिंदूर के नाम पे वोट मांगने निकल पड़े हैं मोदी जी, और बाकायदा सल्यूट करते हुए। इससे ज्यादा अब और जागने की जरूरत है क्या? नहीं राम प्रकाश जी, देखिए ये मोदी जी के लिए कोई नई चीज नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर का मार्केटिंग शुरू उसी दिन हो गया था, मैंने आपको कहा था, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र का नाम संबोधन किया और सुबह आदमपुर गए थे। वो उस दिन ये अपनी बात हुई थी कि मार्केटिंग शुरू हो गई है, उसके शूट के लिए हो गई थी। ये सरकार कंप्लीटली विज्ञापन जीवी है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत मानिए आप। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि 10 तारीख को शाम को 5 बजे से सीज फायर हुआ था। इस दौरान में जो 7 और 10 के बीच में बॉर्डर पे रहने वाले कई सिविलियंस की भी जान गई, कुछ हमारे सैनिक भी शहीद हुए। उनका तो शोक अभी खत्म नहीं हुआ। 13 दिन का शोक होता है, वो तो खत्म नहीं हुआ। उससे पहले आईआरसीटीसी जो रेलवे की वेबसाइट है उसको देख लीजिए, कोई एक बार ऑनलाइन रेल टिकट खरीद कर देख लीजिए, हर एक पे मोदी जी की फोटो के साथ लगा हुआ ऑपरेशन सिंदूर का पूरा लोगो लगा हुआ है। और ये वही ऑपरेशन सिंदूर है जो एक मित्र थे जो उद्योगपति, उन्होंने 8 तारीख को सुबह ही, 7 को ऑपरेशन शुरू हुआ, 8 तारीख को ट्रेडमार्क पेटेंट के लिए भेज दिया था। मीडिया में, सोशल मीडिया में मुख्य धारा में नहीं, सोशल मीडिया के अंदर जब ये बात उठी, उसको अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करनी पड़ी, उसे किसी जूनियर की कार्रवाई बता करके। लेकिन उस ऑपरेशन सिंदूर जबकि 13वीं नहीं हुई है मृतकों की, उसको पहले ही लोगो बना करके भारत सरकार यूज कर रही है नहीं कर रही है। देख लीजिए, रेलवे की टिकट मैंने भेजी है आपको सारी की सारी, दिखाइए दर्शकों को। ये सारी चीज बेसिकली क्या है कि वो खत्म नहीं हुआ शोक, और उससे पहले, और ये कोई पहली बार नहीं है। मोदी जी का विज्ञापन जीवी और फोटो जीवी अभियान ये कोई आज का नहीं है। कोविड याद कर लीजिए आप, कोविड के दौरान जो सर्टिफिकेट मिलता था उस पर बाकायदा मोदी जी का सर्टिफिकेट था, एज इफ इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। उसके बाद आप जो चुनाव के दौरान जो आपको 5 किलो अनाज मिलता है मुफ्त, उसके अनाज के थैलों के ऊपर मोदी जी की फोटो थे या नहीं? मोदी जी अपने खेत से उगा के ला रहे थे क्या वो अनाज, या सरकारी अनाज था वो? उसके बाद छोड़ दीजिए, वहां से आगे चलिए, बच्चों के स्कूल बैग, उनके ऊपर मोदी जी का फोटो था या नहीं? और जो खाद के जो कट्टे होते हैं, खाद के जो बैग्स होते हैं 20 किलो के, 50 किलो के, उन सब पे मोदी जी के फोटो थे या नहीं थे? और अब सेना के साथ जो शूट किया था उसका पूरे का पूरा एडवर्टीजमेंट कैंपेन प्लान हो गया है। मैंने आपको कंप्लीट फोटोग्राफ भेजे हैं अलग अलग उस थीम के साथ, बाकायदा वो पूरा कैंपेन प्लान हो गया है। सारे जहां पर बीजेपी की सरकार है जिन राज्यों के अंदर, उनके विज्ञापनों के लिए भेज दिया गया है वो। प्लस जो पब्लिक सेक्टर के जैसे इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, इन सबको भेज दिया गया है कि पेट्रोल पंपों पर खूब धुआंधार लगेंगे वो सब जगह, सरकारी खर्चे पे या पेट्रोल पंप वाले खर्चे पे, और सभी सार्वजनिक स्थलों पर भी। तो उसका नेट आउटकम क्या हुआ, उसके सवाल क्या थे, उसके जवाब क्या थे, उसको कोई सवाल जवाब करे ना करे, सरकार ने विज्ञापन अभियान शुरू कर दिया है
अपने ही अंदाज के अंदर। और शुरुआत आईआरसीटीसी से हुई है, रेलवे की टिकटों से हुई है। वो रेलवे टिकट भी दिखा दीजिए, सब कुछ दिखा दीजिए, लोग तय कर लेंगे। सवाल केवल ये है कि जो सवाल जितने भी उठ रहे हैं उनका जवाब आप दे नहीं पा रहे। एक पर्टिकुलर संप्रदाय को अब भी टारगेट करने में कोई गुरेज नहीं कर रहे आप, और रही सही कसर है कि इस सब के बीच में आप विज्ञापनबाजी शुरू कर देते हैं। तो ये आपकी प्राथमिकताएं है ना, ये सारी चीज जो देश में हो रही है। और जब ये लोग आपके डेलीगेशन बाहर जाएंगे जिन भी देशों के अंदर, वहां पर ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्या? फिर क्या जवाब देंगे आप उनको कि प्रोफेसर महमूदाबाद की गिरफ्तारी किस बात पर हुई? बता दीजिए। उन्होंने गलत कहा, या जो आपके विजय शाह थे उन्होंने गलत कहा, या आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने गलत किया? उसको अंदर कैसे कर दिया और उन दो को छोड़ कैसे रखा? तो ये आपका डेमोक्रेसी है, या आप ग्लोबल लीडर हैं, या आप वर्ल्ड लीडर हैं, या आप विश्व गुरु हैं, या आप क्या हैं? भारत के जो पूरे के पूरा जो इतिहास है उसकी एक ही तो पूरी दुनिया में थी कि धर्मनिरपेक्षता के सहारे पूरी दुनिया में हमारा वो था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हम थे, और उस सारे लोकतंत्र का क्या हो रहा है वो पूरी दुनिया देख ही रही है। सब कुछ डे इन एंड डे आउट सब कुछ सामने है। सर, सेना का जो मामला है वो भारत में बहुत भावनात्मक रूप से सेना के साथ जुड़ाव रखा जाता है। हर भारतीय जो है वो सेना के लोगों के साथ, सेना के साथ, भारत की जो सेना है उसके साथ बहुत इमोशनल अटैच होता है। पुलवामा के नाम पर वोट मांगा गया, प्रधानमंत्री जी ने चिल्ला चिल्ला करके अपने मंचों से वोट मांगा, लोगों ने झोली भर भर के वोट किया। उसके बाद पहलगाम जैसी घटना होती है, और अब उसी उजड़े सिंदूर के नाम पर प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, और तय है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे उन सब में इसका जिक्र होगा, वोट मांगा जाएगा, और इसके लिए पर्याप्त मटेरियल जुटा लिया गया है। एक बार फिर उसी भावनात्मक जो जुड़ाव है उसका फायदा उठाया जाएगा, उठा पाएगी सत्ताधारी दल, उठा पाएगा, लोग जुड़ेंगे उसी रूप में जैसे पुलवामा के नाम पर जुड़ गए थे। रामप्रकाश जी, अभी तक के जो आरंभिक संकेत हैं आपने भी ऑब्जर्व किया हो लगातार पिछले 4-5 दिनों से, जब से मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संदेश किया था, उसके बाद जब आदमपुर गए थे उसी दौरान तिरंगा यात्रा की पूरे देश में घोषणा कर दी गई थी, याद होगा आपको। उसको जिस तरीके का कूल रिस्पॉन्स मिला है पूरे देश के अंदर, जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, भाजपा का जो अपनी लीडरशिप, भाजपा के काडर और भाजपा का प्रशासन, उनके अलावा अगर आपने उसको पूरा ध्यान से ऑब्जर्व किया हो सारे देश में, तो आम आदमी में मोबिलाइजेशन बहुत कम थी। और लोगों को इस बार ये समझ में आ गया कि राजनीतिक हितों के लिए जो सेना का ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, उसको एक राजनीतिक उत्पाद बना करके लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक का फीडबैक ये है। और दूसरी चीज आप देख लीजिए, जितने भी सवाल लोगों ने पूछे हैं उनको दोबारा से देशद्रोही और पाकिस्तानी कहने का अभियान आईटी सेल ने फिर दोबारा से चालू कर दिया है, उनकी ट्रोलिंग का अभियान फिर से शुरू कर दिया है। तो बीजेपी वही काम कर रही है जिसकी वो चैंपियन है, लेकिन आम आदमी इस बात को समझ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जिसकी बीजेपी को जिसका सामना नहीं कर पा रही है, वो एक बहुत सिंपल सा 2 लाइन का सवाल है कि मोदी जी ने किन परिस्थितियों के अंदर अपना सीज फायर किया और क्यों किया। इसका जवाब ना भक्तों के पास है, ना मोदी जी के पास है, और ना जनता के पास है। केवल और केवल पहले ये आपको बताना पड़ेगा कि ये सीज फायर किन परिस्थितियों में किया गया था। जिस दिन आप ये बता देंगे, फिर तय होगा कि मोदी जी राजनीतिक लाभ उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, भाजपा राजनीतिक लाभ उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी। एक दूसरा, इस बार जो इमीडिएट चुनाव है राम प्रकाश जी, वो कहाँ का है? बिहार का। और बिहार की जनता राजनीतिक तौर पे बड़ी अवेकन है। और आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो ये जो कुछ ऑपरेशन हुआ अभी, और बॉर्डर पे जो कई सैनिक शहीद हुए हमारे, उसके अंदर बिहार के भी लोग थे, बिहार के भी सैनिक थे हमारे, उनके भी शव पहुंचे गांव के अंदर। वो छोटा सा बच्चा अपने फादर को सल्यूट कर रहा था। तो वो लोग इसको जो खासतौर पे आपने सीज फायर किया, देखिए सेना ने जो कुछ किया था उस पर तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया ने देख लिया। देश सबूत नहीं मांग रहा, दुनिया सबूत नहीं मांग रही, दुनिया आपसे एक बात पूछ रही है कि मोदी जी आपने सीज फायर कैसे किया। इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। असली जवाब तो सीज फायर का है ना, कि या तो आपने पाकिस्तान से कोई रिटर्न में ये लिया हो कि भाई आगे से हम आतंकवाद का पोषण नहीं करेंगे, आतंक का संरक्षण नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो मोदी जी वो बता दें, और नहीं तो किन परिस्थितियों में किया। ट्रंप के व्यापार युद्ध से किया, किससे किया, हाथ मरोड़ा, क्या किया, जवाब दे दीजिए आप। जब तक आप जवाब नहीं देंगे तो इसका वैसा लाभ नहीं उठा पाएंगे जैसा आप पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे थे, या बालाकोट के बहादुर सैनिकों के नाम पर मांगे थे, या जो आप पारंपरिक तौर पर करते हैं। और ये भी मान के चलिएगा कि जिस तरीके से तिरंगा यात्राओं के आपने पिक्चर्स दिखाई कि कोई उससे मुंह पहुंच रहा है, या यात्रा के बाद सड़क पे तिरंगे पड़े हुए हैं, उसने भी देखिए, गिद्ध मीडिया कुछ करे ना करे, सोशल मीडिया की आज की स्थिति आप देख लीजिए। कल ही बार्क की रिपोर्ट आई है, और पूरे का पूरा जो प्रोपेगेंडा तंत्र था वो बीजेपी का ध्वस्त हो गया, मान के चलिएगा। बार्क ने क्या कहा
कि इतना बड़ा ऑपरेशन 7 से 10 हो गया, टीवी के जो भी टीआरपी है किसी की नहीं बढ़ी। तो समझ लीजिए वो टीआरपी कहां गई कि जो मोदी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है उसका सबसे बड़ा पार्ट है जो अपने गिद्ध चैनल है, जो सरकार की वंदना करते हैं चरण वंदना सुबह शाम तक, वो जितने बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं, जिस तरीके से उनका क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ है, जिस तरीके से उनका फेस लॉस हुआ है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अलार्मिंग बेल है। और पूरी दुनिया के अंदर आप भारत में कुछ मत बोलिए, आज का न्यूयॉर्क टाइम्स उठाइए, उसके अंदर दिखेगा आपको कि भारत के मीडिया का क्या रोल रहा। बड़ी बदपिटी है बुरे, बहुत बुरे तरीके से कि क्या क्या उन्होंने प्रोपेगेंडा किया। मैंने और आपने तो सारे स्क्रीनशॉट ही दिखाए थे, थंबनेल दिखाए थे, आज वो सारे के सारे वहां छपे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारतीय मीडिया ने सुबह से शाम तक लोगों को मिसगाइड किया। तो जो मोदी जी जिस पूरे इकोसिस्टम में, जिस मीडिया के सहारे अब तक ये सब कर पा रहे थे, वो भी बहुत तेजी से अपनी विश्वसनीयता लगातार गंवा रहा है। और ये बीजेपी, उसकी आईटी सेल, आरएसएस और पूरे इकोसिस्टम के लिए अलार्मिंग बेल का समय है। छोटी सी चीज देखिए आप, मुकेश अंबानी तो मोदी जी के राइट हैंड मैन है, राइट हैंड मैन। उन्होंने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के लिए ये किया और पेटेंट अप्लाई किया, टीवी पे तो किसी ने खबर नहीं चलाई, कहीं उसमें और कहीं तो नहीं आई, केवल और केवल सोशल मीडिया के प्रेशर के कारण उनको विड्रॉ करना पड़ा। किया कि नहीं किया? तो आज जो मुख्य धारा का जो मीडिया था उसका स्पेस कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ले रहा है। और इसके लिए मैं तमाम सोशल मीडिया के जितने भी वॉरियर्स हमारे साथी हैं जो सही मुद्दों को उठाते हैं उनको सैल्यूट भी करता हूं कि एटलीस्ट देयर इज समबडी इन दिस कंट्री हु इज सर्विंग द डेमोक्रेसी, एटलीस्ट समबडी इज देयर, एटलीस्ट ए फ्यू ऑफ देम आर देयर। करते रहे ट्रोलिंग, क्या फर्क पड़ता है? देश के लोगों तक उनके सवाल पहुंचाना तो हमारा नैतिक फर्ज है ही, और उसको हम आखिरी सांस तक निभाएं। बाकी तो कौन टीवी चैनल किसकी टीआरपी, ये तो वक्त का खेल है। अगले 2 साल में पता लगे लोग अपने घरों में टीवी के न्यूज चैनल, आज भी बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैं अपनी बता सकता हूँ 6 साल से मेरे घर में न्यूज चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं है किसी का भी। तो यहाँ पर ये आके खड़े हो ही गए। और बार्क की रिपोर्ट तो देख लीजिए आप कैसे आती है। उसके बावजूद भी अगर ये है कि इतने हॉट में एटमॉस्फेयर में अगर इनकी टीआरपी नहीं बढ़ी किसी की, क्या क्या किया इन्होंने, कहां सेना घुस गई, कहां क्या घुस गया, और उसके बावजूद क्या भारत सरकार का स्टैंड ये है कि हम केवल टेररिस्ट कैंपस स्ट्राइक कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, वहां घुस गए, यहां घुस गए। पूरे देश की सरकार का जो नैरेटिव था उसको पूरी दुनिया में एग्रेसर के तौर पर स्थापित कर दिया। इसके लिए इनके खिलाफ क्या होना चाहिए, इस सरकार को सोचना चाहिए कि ये लोग तुम्हें चौराहे पे मरवाएंगे। ये लोग पूरे देश की डिप्लोमेसी को बर्बाद करने का काम इन चैनलों ने किया, इन अखबारों ने किया, सबके सब, कोई नहीं बचा हुआ। सबके अंदर कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन ज्यादा वो कर सकता है, कौन ज्यादा झूठ फैला सकता है। यह हालत कर दी राम प्रकाश। मोदी जी और मोदी जी की सेना के लिए, भाजपा आईटी सेल के लिए, ट्रोलर्स के लिए, भक्तों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जरूरत अब जनता को है। जनता अपने दिमाग की घंटी कब बजाएगी और उस घंटी का इस्तेमाल वोटों के रूप में सही तरीके से कब करेगी, ये जनता पर निर्भर करता है। सही रास्ता दिखाना, जब हमने आंखें बंद कर ली हैं तो अब हमें सही रास्ता, जनता के अधिकार में जो है वो सही रास्ता दिखाना है। सत्ताधारी दल कोई भी हो, कोई भी नेता हो, उसकी असली औकात दिखाने की क्षमता जनता के पास है। और ये उसी संविधान की बदौलत है जिस संविधान को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठाए जाते रहे हैं पिछले कुछ समय से। बहरहाल देखिए क्या परिणाम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।